अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी कि हमारे बोन मैरो में डब्ल्यूबीसीज किस तरह बनते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेन्युलोपोएसिस। सो वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं उसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। सो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी एक तो ग्रेनुलोसाइट्स हैं और दूसरा एग्रेनुलोसाइट्स हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स हैं और एग्रेनुलोसाइट्स लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं। ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स में मेन डिफरेंस ये है कि ग्रेनुलोसाइट्स में आपके पास स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और एग्रेनुलोसाइट्स में वो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स क्या चीज़ है और उनका किस तरह कलर होता है और उसके बेस पर जो है हम फिर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल को क्लासिफाइड करते हैं। ये आपके पास है डब्ल्यूबीसीज, ये आपका इओसिनोफिल है, ये आपका न्यूट्रोफिल है, ये बेसोफिल है, ये लिम्फोसाइट है और ये मोनोसाइट है। स्पेसिफिकली आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ eosinophil, neutrophil and basophil in the bone marrow। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये प्रेजेंटेशन के आखिर में जो है हम डिस्कस करेंगे। ये अब आपको समझ नहीं आएगी। सो पहले प्रेजेंटेशन को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इसको एक मर्तबा देख लेते हैं फिर। सो ग्रेनुलोपोएसिस, the process of granulocyte formation is known as granulopoiesis। ये तो क्लियर है। This process occurs within the bone marrow। आपके WBCs कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। अब जो ग्रेनुलोपोइसिस है इसके भी अपने स्टेजेस हैं, लाइक माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड सेल एंड सेगमेंटेड ग्रेनुलोसाइट। या तो न्यूट्रोफिल होगा या इओसिनोफिल या बेसोफिल होगा। ये देख लें। फॉर एग्जांपल ये आपके पास माइलॉइड स्टेम सेल है और ये लिम्फॉइड स्टेम सेल है। लिम्फॉइड से तो फाइनली लिम्फोसाइट बनेगा और जो माइलॉइड स्टेम सेल है उससे जो है आपके पास आरबीसीज बनेंगे इस प्रोसेस के थ्रू, एरिथ्रोसाइट्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक माइलोब्लास्ट इससे डिराइव होगा। सो माइलोब्लास्ट जो है आपके पास क्या चीज़ बनाएगी? बेसोफिल बनाएगी, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो इसका मतलब है कि आपके जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं इन तीनों का जो इमैच्योर प्रिकर्सर सेल है वो है माइलोब्लास्ट। सो माइलोब्लास्ट होगा, फिर उसके बाद प्रोमाइलोसाइट होगा, फिर माइलोसाइट होगा, फिर मेटामाइलोसाइट होगा, फिर बैंड सेल और फिर न्यूट्रोफिल। माइलोब्लास्ट से लेकर यहाँ तक माइलोसाइट तक, यहाँ तक जो है सेल्स डिवीजन कर सकते हैं। ये भी डिवीजन कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। लेकिन माइलोसाइट के बाद जो है फिर सेल डिवीजन नहीं कर सकता, वो फर्दर मैच्योर होता है और डिफरेंशिएट होता है। तो पहले उससे मेटामेलोसाइट बनता है, फिर बैंड सेल और फिर फाइनली मैच्योर सेल। और इसके साथ इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपके जो जितने भी ये सीरीज़ हैं माइलोब्लास्ट से लेकर मैच्योर सेल तक, ये तीनों सेल के लिए सेम ही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर न्यूट्रोफिल बन रहा है तो ये माइलोब्लास्ट के बाद न्यूट्रोफिलिक प्रोमाइलोसाइट होगा, फिर न्यूट्रोफिलिक प्रोमाइलोसाइट होगा, फिर न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट, फिर न्यूट्रोफिलिक मेटामाइलोसाइट, फिर न्यूट्रोफिलिक बैंड सेल और फिर फाइनली न्यूट्रोफिल। और अगर इस तरह इओसिनोफिल बन रहा है तो इसके लिए भी ये सारे ही स्टेजेस होंगे और फाइनली आपके पास इओसिनोफिल बनेगा। तो बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, इसके लिए जो है ये स्टेजेस सेम है। अच्छा जी, माइलोब्लास्ट अब जो सबसे इमेच्योर सेल है सीरीज में, इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। माइलोब्लास्ट इज द अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल सेल
इन द ग्रेनुलोसिटिक मैच्योरेशन प्रोसेस, यानी मैच्योरेशन प्रोसेस में सबसे अर्लीस्ट सेल कौन सा है, वो माइलोब्लास्ट है। इट इज़ अबाउट 15 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये इसकी डायमीटर है, विद अ लार्ज राउंड टू ओवल न्यूक्लियस, ये देख ले राउंड टू ओवल न्यूक्लियस है इसका, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, ये ब्लूइश कलर का साइटोप्लाज्म है स्मॉल अमाउंट में। द न्यूक्लियस कंटेन्स 2 to 5 न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास न्यूक्लियोलाई भी होती है, 2 to 5 न्यूक्लियोलाई, ये माइलोब्लास्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है प्रोमाइलोसाइट का। The next stage in the maturation is the promyelocyte, which is slightly larger in size than the myeloblast. ये माइलोब्लास्ट से थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स अपीयर एट द प्रोमाइलोसाइट स्टेज, यहाँ पर जो है ग्रेन्यूल्स अपीयर होते हैं साइटोप्लाज्म में, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रेन्यूल्स। पी प्राइमरी और पी प्रोमाइलोसाइट, एमसीक्यूज के लिए याद रखिए। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स जो हैं ये सारे डब्ल्यूबीसीज में पाए जाते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं वो सिर्फ ग्रेनुलोसाइट्स में पाए जाते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियोलाई एज इन द माइलोब्लास्टिक स्टेज, जिस तरह माइलोब्लास्ट में न्यूक्लियोलाई थे इसी तरह इसमें भी है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स का क्या मतलब है। आपके पास दो किस्म के ग्रेन्यूल्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स को हम एजियोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी सारे डब्ल्यूबीसीज में होते हैं, सारे ग्रेनुलोसाइट्स में होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स इंक्लूडिंग यस सारे ग्रेनुलोसाइट्स में होते हैं, लेकिन आपके पास जो स्पेसिफिक और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स हैं, स्पेसिफिक फॉर वन टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट, ये सिर्फ एक सेल में ही पाया जाएगा, या तो न्यूट्रोफिल में होगा तो उसको हम न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहेंगे। एओसिनोफिल के लिए अपने ग्रेन्यूल्स हैं तो एओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स, और बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स के लिए ये अपने ग्रेन्यूल्स हैं इसके। सो ग्रेनुलोसाइट में जब आपके पास प्राइमरी ग्रेन्यूल्स सारे ग्रेनुलोसाइट्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं वो हर एक ग्रेनुलोसाइट के लिए अपने अपने हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। आपका ये असाइनमेंट होगा कि कंपोजिशन और कलर, इसका क्या मतलब है, न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और इसका कलर किस तरह है। एओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स, इसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं और उसका कलर किस तरह होता है। और बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स, उसमें क्या कंपोजिशन होती है और उसका कलर किस तरह होता है। कलर तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो हैं वो लाइट पिंक कलर ग्रेन्यूल्स होते हैं, एओसिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो हैं वो ऑरेंज रेड कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, और बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो हैं ये ब्लू पर्पल ग्रेन्यूल्स होते हैं। कलर तो क्लियर है, लेकिन कॉम्पोजिशन आपने देखनी है कि हर एक ग्रेन्यूल्स में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो है माइलोसाइट का है। माइलोसाइट स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी और स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स, यानी इस स्टेज पर आपके पास जो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं, यानी न्यूट्रोफिल के, एओसिनोफिल के और बेसोफिल के, वो ग्रेन्यूल्स अपीयर होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो अब इस स्टेज में आपके पास दो किस्म के ग्रेन्यूल्स होंगे, प्राइमरी भी होंगे और सेकेंडरी भी होंगे। माइलोसाइट इज स्मॉलर सेल विथ अराउंड टू ओवल इसेंट्रिकली प्लेस्ड न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड पर होता है, सेंटर से थोड़ा सा बाहर, इसेंट्रिकली, एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस इसमें नहीं होता। साइटोप्लाज्म इज रिलेटिवली ग्रेटर इन अमाउंट देन इन प्रोमाइलोसाइट स्टेज and contains both primary and secondary granules। अब दोनों ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं माइलोसाइट स्टेज पर। माइलोसाइट इज द लास्ट सेल कैपेबल ऑफ माइटोटिक डिवीजन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो है आपके पास डिवीजन स्टॉप हो जाती है। माइलोसाइट पर फर्दर डिवीजन नहीं करता, फर्दर मैच्योरेशन करता है टू मेक मैच्योर सेल्स। मेटामेलोसाइट जो है, इन द मेटामेलोसाइट स्टेज द न्यूक्लियस बिकम्स इंटेंडेड, आपका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा कर्व हो जाता है, ये देख लें, दिस इज कॉल्ड इंटेंडेशन, ये कर्व को हम कहते हैं इंटेंटेशन। सो द न्यूक्लियस बिकम इंटेंडेड एंड एक्यूटनी शेप्ड। साइटोप्लाज्म कंटेन्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स, यहाँ पर भी
प्राइमरी सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस किडनी शेप्ड होता है मेटामेलोसाइट स्टेज पर। अब जो बैंड सेल है नेक्स्ट स्टेज, उसको हम स्टेप फॉर्म भी कहते हैं। आपकी जो कर्वेशन है और इंडेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब ये जो है 50% से ज़्यादा हो जाए ऑफ द न्यूक्लियस डायमीटर, सो उस स्टेज को हम कहते हैं बैंड सेल, यानी this is characterized by band-like shape of the nucleus. When the degree of indentation of the nucleus is greater than 50% of the nuclear diameter, the cell reached the band or step form stage. यानी फॉर एग्जाम्पल ये आपका टोटल न्यूक्लियस है अराउंड, और इसमें यहाँ से कर्वेशन शुरू हो जाती है। तो जब ये मोर देन 50% ऑफ द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस को क्रॉस कर जाए, तो फिर आपका ये स्टेज क्या कहलाएगा? बैंड सेल कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये जो स्ट्रक्चर है, ये शेप, ये आपका फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, ये देख लें ये वाला, और इस कॉर्नर से इंटरनेशन शुरू हो जाती है, तो ये कर्वेशन इंटर अंदर होगी, यहाँ पर इंटर होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ तक जब पहुँच जाए ये इंडेंटेशन और इस तरह हो जाए, इस तरह, तो फिर क्या होगा? योर इंडेंटेशन बिकम मोर देन 50%, और इसको हम कहते हैं फिर स्टेज को बैंड सेल या स्टेप फॉर्म। मैच्योर ग्रेनुलोसाइट्स आपके पास कौन कौन से हैं? न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है और बेसोफिल है। ये देख लें, ये न्यूट्रोफिल है, ये इओसिनोफिल है और बेसोफिल है। न्यूट्रोफिल आपके पास ये देख लें 3 लूप्स हैं इसमें, और ये कनेक्टेड है थ्रू फिलामेंट्स, और ये इसके स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं, लाइट पिंक ग्रेन्यूल्स। ये इओसिनोफिल है, ये देख लें 2 लूप्स हैं इसके न्यूक्लियस के, और ऑरेंज रेड ग्रेन्यूल्स हैं इसके। बेसोफिल जो है ये देख लें, इसके भी 2 लूप्स हैं, लेकिन इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं ये न्यूक्लियस के ऊपर भी पड़े हुए होते हैं, सारा सेल इसने कवर किया हुआ होता है, और ये ब्लू पर्पल ग्रेन्यूल्स हैं इसके। अब न्यूट्रोफिल जो है, इट इज आल्सो नोन एज सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल, PMN। ये दोनों नाम भी हैं न्यूट्रोफिल के। लेशमैन स्टेन जब हम इसकी करते हैं तो न्यूक्लियस जो है आपके पास डीप पर्पल कलर आता है, और इसके 2 से लेकर 5 तक लूप्स हो सकते हैं। यहाँ पर 3 है, 1 2 3, लेकिन 2 to 5 लूप्स इसके न्यूक्लियस के होते हैं। और साइटोप्लाज्म स्टेन्स लाइट पिंक एंड हैज स्मॉल स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। ये देख ले, स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं इसमें, लाइट पिंक ग्रेन्यूल्स। न्यूट्रोफिल की जो लाइफ स्पेन है ये भी आपने खुद सर्च करनी है कि सर्कुलेशन में इसकी लाइफ स्पेन कितनी है। आरबीसी की तो 120 डेज है, लेकिन न्यूट्रोफिल की लाइफ स्पेन कितनी है और ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है। न्यूट्रोफिल का जो फंक्शन है, एक तो ये है कि दीज आर द मोस्ट कॉमन सर्कुलेटिंग ग्रेनुलोसाइट्स, और इसका जो एसेंशियल रोल है वो किस चीज़ में है? फेगोसाइटोसिस में एंड किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो पहले तो एंडोथेलियम की तरफ आते हैं। ब्लड वेसल्स हैं, तो अंदर से ये एंडोथेलियम की तरफ आते हैं, उसको मार्जिनेशन कहते हैं, और फिर एंडोथेलियल सेल्स सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं, उसको हम स्टिकिंग कहते हैं। फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो ब्लड वेसल से रिमूव होके बाहर आ जाते हैं टुवर्ड द टिश्यू, और उसको हम कहते हैं इमिग्रेशन। The neutrophil are also known as macrophages। एक तो मैक्रोफेजेस हैं, बड़े बड़े सेल्स जो हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, ये मैक्रोफेजेस है, क्योंकि ये साइज में स्मॉल है, एंड दे आल्सो इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स। बाहर से जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो ये उनको फेगोसाइटोस और खा लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं उसको। आपका जो eosinophil है, इट फॉर्म्स थ्रू सेम स्टेजेस एज द न्यूट्रोफिल। इस तरह न्यूट्रोफिल बनता है, इस तरह eosinophil भी उन स्टेजेस से पास होता है, वो डिस्कस हम कर चुके हैं। और इसके स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स जो हैं, दे फर्स्ट बिकम अपीयर आर एविडेंट एट द माइलोसाइट स्टेज। ये तो सब ग्रेन्यूल्स माइलोसाइट स्टेज पर अपीयर होंगे जो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं। साइज ऑफ द eosinophil is slightly greater than that of the neutrophil। न्यूक्लियस जो है ये बायोलूप होता है, इनके 2 लूप्स हैं, और साइटोप्लाज्म जो है इट कंटेन्स न्यूमरस लार्ज ब्राइट ऑरेंज रेड ग्रेन्यूल्स।
फंक्शन जो है इसका 2 किस्म के फंक्शंस हैं। एलर्जिक रिस्पॉन्स में ये हेल्प करता है ईज़िनोफिल। जब भी एलर्जी होती है तो ईज़िनोफिल्स जो हैं वहाँ पर रोल अपना प्ले करते हैं, ईज़िनोफिल काउंट भी ज़्यादा हो जाता है। और पैरासिटिक इन्फेक्शंस में ईज़िनोफिल का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो एमसीक्यूज़ में आपके पास एलर्जिक रिस्पॉन्स और पैरासिटिक इन्फेक्शन मेंशन होगा तो आपने उसमें कौन-सा ऑप्शन क्लिक करना है? ईज़िनोफिल का। ईज़िनोफिल का काम है एलर्जी में और पैरासिटिक इन्फेक्शन में। इसका भी लाइफ स्पैन आपने खुद देखना है। बेसोफिल जो है ये स्मॉल राउंड टू ओवल सेल्स हैं व्हिच कंटेन वेरी लार्ज इन डीप पर्पल ग्रेन्यूल्स। इसके ग्रेन्यूल्स लार्ज लार्ज होते हैं। ये देख ले सारा न्यूक्लियस कवर किया हुआ है। द न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय ग्रेन्यूल्स। इसका फंक्शन जो है बेसोफिल अपीयर इन मेनी स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस particularly those that cause allergic symptoms। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में ये अपीयर होते हैं। बेसोफिल में जो है एंटीकोगुलेंट भी पाया जाता है, उसको हम हेपरीन कहते हैं। और हेपरीन एंटीकोगुलेंट है, ये ब्लड को क्लॉट करने से बचाता है विच प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग टू क्विकली। एंड दे आल्सो कंटेन वेसोडाइलेटर। हिस्टामिन ये वेसोडाइलेटर है, ये ब्लड वेसल्स को और इसकी डायमीटर को ज़्यादा करता है हिस्टामिन। तो जिसकी वजह से आपकी ब्लड फ्लो जो है टुवर्ड द टिश्यू वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी लाइफ स्पेन भी आपने खुद सर्च करनी है। अब जो टीएलसी और डीएलसी जो सीबीसी पर हम ये किस्सा सुनते हैं, सीबीसी आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। टीएलसी का मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी आपके ब्लड में कितने डब्ल्यूबीसीज हैं उसके काउंट को हम कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और वो रेंज कितना है? 4000 से लेकर 11000 तक, ये एडल्ट्स में है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट का काउंट का मतलब ये है कि आपके पास हर एक सेल फिर कितने अमाउंट में है डिफरेंशियली। ये न्यूट्रोफिल कितने हैं, लिम्फोसाइट कितने हैं, मोनोसाइट कितने हैं, इओसिनोफिल कितने हैं, बेसोफिल कितने हैं। इस किस्म के काउंट को हम कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। सो एडल्ट्स में आपके पास सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल हैं, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट 2 to 10% है, इओसिनोफिल 1 to 6% है, बेसोफिल लेस देन 1% है। एंड द लास्ट स्लाइड इज फैक्टर अफेक्टिंग ग्रेनुलोपोइसिस। आपका ग्रेनुलोपोइसिस किन किन फैक्टर्स की वजह से इफेक्ट होता है? तो ग्रेनुलोपोइसिस में आपके पास तो न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस होते हैं, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रोफिलिक ग्रेनुलोपोइसिस, इओसिनोफिल की प्रोडक्शन को हम कहते हैं इओसिनोफिलिक ग्रेनुलोपोइसिस और बेसोफिल की प्रोडक्शन को हम कहते हैं बेसोफिलिक ग्रेनुलोपोइसिस। सारे के लिए स्टेजेस सेम हैं, लेकिन अलग-अलग नाम हम मेंशन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब न्यूट्रोफिल कौन से फैक्टर्स की वजह से इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी या कम होगी? इओसिनोफिल किस कंडीशन में ज़्यादा होंगे या कम होंगे? बेसोफिल इसकी प्रोडक्शन कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी? So this is called factors affecting the granulopoiesis. So any condition that affects the above processes, ये तीनों कोई भी कंडीशन न्यूट्रोफिल के प्रोडक्शन, इओसिनोफिल के प्रोडक्शन या बेसोफिल के प्रोडक्शन को इफेक्ट करती हो, सो दे हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ग्रेनुलोपोइसिस। सो इन फैक्टर्स की वजह से आपका इस पर असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल जो हैं उसके फैक्टर्स जो हैं इंक्रीज करने के लिए ये हैं कि जब आपके पास इन्फेक्शन हो, जब इन्फेक्शन होती है तो आपका न्यूट्रोफिलिक ग्रेनुलोपोइसिस इंक्रीज हो जाता है। सो इन टर्न ओवरऑल ग्रेनुलोपोइसिस वो भी शूट अप कर जाता है और आपका प्रोसेस ये इंक्रीज हो जाता है ग्रेनुलोपोइसिस। सो they have indirect effect on the granulopoiesis. So it will be discussed under the chapter of quantitative disorders of WBC in the next coming classes। ये आगे हमारा एक टॉपिक है कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल इस इनकी क्वांटिटी कौन कौन से कंडीशंस में बढ़ती है और कौन कौन से कंडीशंस में कम होती है। एंड दीज जितने भी फैक्टर्स हैं ये इनडायरेक्टली आपके इस प्रोसेस को इफेक्ट करती है, या तो ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। थैंक यू।